हेलो स्टूडेंट्स, 70th बीपीएससी मेंस की हमारी तैयारी चल रही है। हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं। 68th का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर हमने कर लिया। अभी हम लोग 69th का पेपर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग इन दोनों पेपर को ज़रूर देखिएगा। ये डिस्कशन में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं और इस दोनों को देखने के बाद आपको जो है और कुछ ज्योग्राफी में करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के तौर पर भी कार्य किया है। ठीक है, 41 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। आज हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क एंड रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन। ये तीनों मरीन नेशनल पार्क जो है, ये दोनों महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ पर है? तो देखिए, ये दोनों का तो आंसर अंडमान निकोबार है। ये दोनों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर है। मगर इंडिया में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क्स नहीं हैं, मरीन नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क का तो लिस्ट हम लोग डिस्कस कर लिए थे। मरीन नेशनल पार्क इंडिया में और भी है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ कहाँ है? गुजरात में। तो ये गुजरात में है और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मरीन नेशनल पार्क है। गल्फ ऑफ कच्छ जो मरीन नेशनल पार्क है, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क। देखो ऐसे अगर इंडिया का मैप देखोगे तो इस तरह से होता है, ऐसे। ये गुजरात है, ये वाला जो है ये हिस्सा गुजरात का है। तो ये जो अंदर ऐसे घुसा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला, इसको ही कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, मैंने कच्छ की खाड़ी। ठीक है, और ये जो अंदर घुसा हुआ हिस्सा है, इसको खंभात की खाड़ी कहा जाता है। तो कच्छ की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, मतलब यहाँ जो मरीन एनिमल्स रहते होंगे, पानी में रहने वाले जीव जंतु, उनके लिए ये है और ये इंडिया का सबसे बड़ा मरीन नेशनल पार्क है। दूसरा है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है, दिस पार्क कवर्स 15 आइलैंड एंड इज़ होम टू डाइवर्स मरीन लाइफ, यानी कि बहुत सारे जलीय जीव जंतु का ये घर है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क। फिर गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इस जगह पे ये है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। उसके बाद गहीर माथा मरीन सेंचुरी, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा कोस्ट के पास है गहीर माथा मरीन सेंचुरी। ठीक है, गहीर माथा मरीन सेंचुरी जो है ये फेमस है। वहाँ पे एक टर्टल आता है, एक टर्टल आता है जिसका नाम है ऑलिव रिडले टर्टल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में ऑलिव रिडले टर्टल कहाँ मिलता है, तो वो यहीं मिलता है उड़ीसा के पास, कछुआ, ऑलिव रिडले कछुआ, गहीर माथा मरीन सेंचुरी में। ये जो कछुआ है ना, ये एक फेमस फिनोमेना देखने को मिलता है उड़ीसा तट पे। इसी मार्च अप्रैल के टाइम में क्या होता है ना कि बहुत कछुआ, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों क्या लाखों की संख्या में ढेर सारे कछुए जो है वो पानी से बाहर आ जाते हैं, पूरा बीच पे बिछ जाता है। मतलब कछुआ कछुआ, ढेर सारा कछुआ बीच पे पूरा दिखाई देता है। वो लोग वहाँ पे क्या करने आते हैं? मास नेस्टिंग। मतलब मास मतलब होता है बड़ी मात्रा में, भीड़ में वो क्या करते हैं? नेस्टिंग। नेस्टिंग माने कि अंडा देते हैं, घोंसला बनाते हैं। जमीन के अंदर छेद करता है, अंडा देता है, उसको भर देता है, नेस्टिंग करता है, फिर वो चला जाता है वहाँ से। ठीक है, ऑलिव रिडले टर्टल वो क्या करने आते हैं? मास नेस्टिंग। ये जो मास नेस्टिंग प्रोसेस होता है इस टर्टल का, वहाँ पर इसको अराबिडू कहा जाता है। ठीक है, अराबिडू। तो ये याद रखना, मास नेस्टिंग कौन टर्टल करता है? तो वो ऑलिव रिडले टर्टल करता है। और ये कहाँ करता है? गहीर माथा मरीन सेंचुरी उड़ीसा में। उसके बाद एक है मालवान मरीन सेंचुरी, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मालवान मरीन सेंचुरी ये है महाराष्ट्र में। और रानी झांसी नेशनल पार्क ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड पे, 2 अंडमान निकोबार में है, महात्मा गांधी और रानी झांसी। इसके अलावा बाकी कहाँ कहाँ है वो हम लोग डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिटी एंड रिवर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। शहर और नदी, कौन सा सही मैच नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सही मैच है ये तो पता होना चाहिए ना। तो जैसे हम लोग जब झेलम नदी पढ़े थे तो हम लोग उसका डिस्कस किए थे कि वो श्रीनगर के पास से गुजरता है और वो क्या कहते हैं, वुलर लेक जो है झेलम का, उसको पानी जो है वो वही देता है। ठीक है, वुलर लेक को पानी वहीं से मिलता है और वो श्रीनगर के पास से गुजरता है। दूसरा है कटक महानदी, ये भी हम लोग डिस्कस किए कि महानदी अपना मुहाना कटक के पास बनाती है। और कटक में क्या है? राइस रिसर्च सेंटर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वहीं पे हुआ था, कटक में। ठीक है, राइस रिसर्च सेंटर, वहीं पे महानदी अपना मुहाना भी बनाती है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे।
पणजी, पणजी जो है ये गोवा की राजधानी है और गोवा में दो मेन नदी बहता है, एक है जुआरी और एक है मांडवी। ठीक है, मांडवी और जुआरी दो नदी है, मांडवी और जुआरी। और गोवा की राजधानी पणजी जो है वो मांडवी नदी के तट पे है। ठीक है, मांडवी नदी के तट पे है, तो आंसर यही गलत है। बाकी मदुरई वैगई नदी के तट पर है, तमिलनाडु में। मदुरई जो है ना, इसको मंदिरों का शहर बोलते हैं। यहीं पे मीनाक्षी मंदिर है, जिसमें सबसे बड़ा गोपुरम है। सबसे बड़ा गोपुरम जो है मीनाक्षी मंदिर का ही है, और वो कहाँ है? मदुरई में। और मदुरई किस नदी के तट पे है? वैगई नदी पे। ठीक है, मदुरई कहते हैं मंदिरों का शहर। तो इसके लिए भी आपको लिस्ट यहाँ पे दे दिए हैं, सिटी और इम्पोर्टेंट सिटीज़, और वो किस किस नदी के किनारे हैं। तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं कि कौन, जैसे आगरा है, जैसे ताजमहल है, यमुना के किनारे है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अहमदाबाद है, साबरमती, अयोध्या, सरयू नदी, तो ये सब पूछ सकता है। ठीक है, ये सारा जो लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे मिल जाएगा, पूरा PDF। वहाँ पे आप लोग जो है इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर, आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर। यहाँ पे जो मिसमैच्ड पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है, मतलब कौन सा गलत है। पोमोलॉजी, ये सब एग्रीकल्चर पढ़ने का अलग अलग ये है, ब्रांचेज है एग्रीकल्चर के। पोमोलॉजी, ओलरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, विटीकल्चर। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, और बाकी तो सही होगा, ये 3 तो सही होगा। तो जैसे देखिए, ये आप देखिए, ये है एग्रीकल्चर के ब्रांचेस, जिसमें जो है सबसे पहला यहाँ पे क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब होता है सिल्क फार्मिंग, रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट का पालन करते हैं तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इसके बाद होता है एपीकल्चर, ये होता है बी कीपिंग। दोनों लगभग सेम चीज़ है। मधुमक्खी पालन हो गया ये, और यहाँ पे हो गया रेशम का कीड़ा का पालन। ठीक है, एपीकल्चर में हनी बीज, मधुमक्खी को पालते हैं और हनी के लिए। फिर पीसी कल्चर, पीसी कल्चर है फिश फार्मिंग। ठीक है, पीसी कल्चर क्या है? फिश फार्मिंग। इसके बाद फ्लोरीकल्चर, फ्लावर फार्मिंग। विटीकल्चर, ग्रेप्स, ग्रेप्स को उगाते हैं तो बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है, ग्रेप्स हो गया, या फिर वाइन्स। ठीक है, वाइन्स वगैरह जो भी लत्तीदार चीज़ होता है। ठीक है, वर्मी कल्चर, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। पोमोलॉजी, फ्रूट्स, फ्रूट का फार्मिंग करते हैं तो पोमोलॉजी। जैसे पोमोग्रेनेट होता है ना, अनार, तो उसी तरह हो गया पोमोलॉजी। ऑलरी कल्चर, वेजिटेबल, वेजिटेबल का करते हैं तो ऑलरी कल्चर, और फ्रूट का करते हैं तो पोमोलॉजी। हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग करते हैं। ठीक है, गार्डनिंग हॉर्टिकल्चर में। एरोपोनिक्स मतलब ऐसा पौधा जो हवा में उगता है, एयर में, उसको मिट्टी का जरूरत नहीं होता है उगने के लिए, तो वो होता है एरोपोनिक्स। और हाइड्रोपोनिक्स मतलब ऐसा पौधा जो पानी में उगता है। ठीक है, उसको भी मिट्टी का जरूरत नहीं होता, उसको वाटर चाहिए होता है, तो वो होता है हाइड्रोपोनिक। जैसे आप लोग बहुत घर में वो देखे होंगे मनी प्लांट, तो मनी प्लांट जो है वो एक हाइड्रोपोनिक है। तो ये हो गया आपका सारा एग्रीकल्चर का टाइप। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे है पोमोलॉजी, तो फ्रूट सही है, पोमोग्रेनेट फ्रूट। ओलेरी कल्चर तो लिखा है ग्रोइंग प्लांट्स फॉर किचन। फ्लोरीकल्चर में लिखा है ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट। अब विटीकल्चर में लिखा है ग्रेप वाइन, ये तो सही है, ग्रेप वाइन। इन दोनों में आप बताइए। ओलेरी कल्चर वेजिटेबल का होता है ना, और फ्लोरीकल्चर जो होता है ये फ्लावर्स का होता है। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ लिखा है कि ग्रोइंग प्लांट्स फॉर किचन, तो वेजिटेबल ऐसा पौधा उगाना जो कि किचन के लिए हो, तो सही बात है ना। वेजिटेबल क्यों उगाते हैं? किचन के लिए ही उगाते हैं, तो ऑलरीकल्चर सही है। फ्लोरीकल्चर में कह रहा है कि सजावटी पौधा, नहीं, फूल वाला पौधा। फ्लोरीकल्चर में फूल वाला पौधा। देखो, फूल वाला पौधा और सजावटी पौधा में अंतर होता है। आपके घर में बहुत सारा ऐसा पौधा आप देखे होंगे, लाल रंग का पत्ता है, मतलब अलग अलग डिज़ाइन का होता है, और वो केवल सजाने के लिए होता है, उसमें फूल नहीं उगता है। ठीक है, फ्लोरीकल्चर जो होता है वो होता है फूल वाला पौधा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेटिविटी एंड वर्कर इज नॉट, एक्टिविटी एंड वर्कर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा एक्टिविटी और वर्कर सही मैच नहीं है? देखिए, इंडिया में या वर्ल्ड में भी जो वर्कर्स होते हैं, जैसे अगर खेत वगैरह में वो वर्कर काम करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में, खेत हो गया, खनन हो गया, मधुमक्खी पालन, वही एग्रीकल्चर का जो है, ये मछली पालन, मुर्गा पालन, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? रेड कॉलर वर्कर। उसी तरह से जो सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब होता है कि जैसे उद्योग, उद्योग में काम करता है,
इंडस्ट्रीज़ में मजदूरी करता है अगर उद्योगों में जाके, तो उसको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई मूवी देखिएगा, जैसे बहुत सारा मूवी में मजदूरों को दिखाया गया है, तो वो ब्लू कलर का कपड़ा पहने हुआ रहता है ना, तो ब्लू कॉलर वर्कर। उसके बाद यहाँ पे है टर्शरी एक्टिविटीज़ और लिखा है पिंक कॉलर वर्कर। देखिए पिंक कॉलर वर्कर ऐसा जॉब में काम करने वाले लोग जो जॉब मान्यता है कि महिलाओं के लिए है, जैसे नर्सेज का जॉब, ठीक है, एयर हॉस्टेस का जॉब, मतलब कि मान्यता है कि ये जॉब जो है वो महिलाओं के लिए है। तो इन जॉब में जो भी वर्कर्स काम करते हैं तो उनको कहा जाता है पिंक कॉलर वर्कर। ऐसे भी देखिए पिंक फॉर वुमेन, कलर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पिंक कलर महिलाओं का रंग है। तो ये ऑप्शन ही आपका जो है सही ऑप्शन है, सी नंबर। ये गलत लिखा हुआ है कि टर्शरी एक्टिविटी पिंक कॉलर वर्कर का है। टर्शरी एक्टिविटीज में काम करने वाले एक्चुअली होते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स, ठीक है। और दुनिया में लोग बनना चाहते हैं क्या, वाइट कॉलर वर्कर्स। टर्शरी एक्टिविटी मतलब सेवा क्षेत्र, जैसे बैंक हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र हो गया। आप लोग भी वाइट कॉलर वर्कर बनने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वाइट शर्ट पहन के जाते हैं लोग, वाइट शर्ट पहनते हैं, ऊपर कोट डालते हैं, वाइट कॉलर वर्कर, ठीक है। और इसके बाद क्वार्टरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ का लिखा हुआ है येलो कॉलर वर्कर। आपके लिए पूरा लिस्ट है, आप इस लिस्ट को जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लगभग तो सब बता ही दिए। जैसे वाइट कॉलर जो है वो होता है सैलरीड जो पर्सन होता है, ऑफिस बेस्ड, जो ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दैट टिपिकली रिक्वायर एजुकेशन, मतलब ऐसा काम जिसमें एजुकेशन लगता है। जैसे आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें पढ़ाई लग रहा है। फिजिकल वर्क बहुत कम होगा जब आप ऑफिसर बन जाएंगे। फिजिकल काम आपको तो बहुत ज़्यादा करना नहीं है, जो काम होगा वो मेंटल होगा, दिमाग से हर चीज़ को सॉल्व करना होगा। तो आप क्या हैं, वाइट कॉलर वर्कर, और सरकार आपको देगी सैलरी। रेड कॉलर वर्कर लोग जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मतलब ऐसा काम जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो तो बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर। गोल्ड कॉलर सबसे हाई हो गया गोल्ड कॉलर। सबसे हाई मैंने कौन होगा, देखो तुम सोच रहे हो कि तुम जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हो सबसे हाई है, नहीं, उससे भी हाई कुछ है। क्या है, तो जो आप जब सचिव वगैरह बनेंगे, ठीक है, या फिर आप समझिए कि साइंटिस्ट, जैसे इसरो के साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं क्योंकि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ सरकार हमें कहती है कि किसी को ये योजना देना और हम लोग उसका लाभ दे देते हैं, मगर जो है ना दिमाग लगा के, जैसे नीति आयोग में अगर कोई काम करता है तो वो सोचता है कि कैसे गरीबों की मदद करें, गरीब को मतलब कि उबारने के लिए क्या स्कीम्स लाए जाने चाहिए। आप तो सिर्फ स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, पर उस स्कीम को बनाने वाला वो ज़्यादा दिमागदार हुआ। साइंटिस्ट वगैरह जो हुए, लीगल कंसल्टेंट्स, तो वो होते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। और इस एक्टिविटी को क्वीनरी एक्टिविटी कहा जाता है। जो एक्टिविटी होता है ना उसको 5 भाग में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद ग्रे कॉलर वर्कर, तो ऑक्यूपेशन ऐसा काम जो वाइट और ब्लू कॉलर में नहीं आता है, ऑफन कंबाइनिंग स्किल्स और लेस फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कम एजुकेशन लगता है मगर स्किल्स लगता है, तो उसको बोलते हैं ग्रे कॉलर वर्कर। जैसे एजुकेशन तो बहुत कम लगता है मगर उसमें दिमाग लगता है, स्टार्टअप वगैरह लोग जो खोलते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं ग्रे कॉलर वर्कर्स। और ब्लू तो बता ही दिए, पिंक तो पता ही है, महिलाओं टाइप का जो जॉब माना जाता है, स्टीरियोटाइप, तो वो हो गया पिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज नॉट हैविंग लीनियर लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल बाउंड्री, इन चारों में से कौन सा अफ्रीकन देश का लीनियर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। लीनियर बाउंड्री मैंने सीधा बाउंड्री नहीं। अगर आप अफ्रीका को देखें तो आपको थोड़ा सा अजीब दिखाई पड़ेगा। क्या अजीब है कि बाउंड्री देखो कैसा है, लीबिया का बाउंड्री देखो, इजिप्ट का देखो, एक मिनट रुको, थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब ये देखिए इजिप्ट का बाउंड्री देखिए आप लोग कैसा है, 90 डिग्री। बाप रे, इस तरह का बाउंड्री होता है कहीं? इंडिया का बाउंड्री तो ऐसा नहीं। अगर आप इंडिया का बाउंड्री ध्यान देंगे तो ऐसे हिला हुआ है, पूरा बाउंड्री हिला हुआ है, तो वैसा ही रहता है एक्चुअल में बाउंड्री। तो बाउंड्री 90 डिग्री नहीं होता है। उसी तरह लीबिया का बाउंड्री इस तरह से है, फिर इसका भी इस तरह से है, लीनियर बाउंड्री, सीधा सीधा बाउंड्री जा रहा है सबका। इसका क्या मतलब है? ऐसा मतलब लग रहा है कि कोई यहाँ स्केल रखा है और ऐसे काट दिया है, लीबिया और इजिप्ट के बीच में स्केल रखा है और कहा ऐसे कर दिया और कहा कि इतना लीबिया को दे दो, इतना इजिप्ट को दे दो। देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि किसी ने नक्शा पे ही
स्केल रख रख के ऐसे काम किया है। तो एक्चुअल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि अफ्रीका जो है वहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता था, ठीक है, बहुत सारा खनिज अब भी पाया जाता है, जंगल खनिज ये सब का तो भंडार है। मगर अफ्रीका के लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब, डार्क कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, पूरे अफ्रीका पे कब्जा किया था ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने। और इन लोगों ने क्या किया कि कहा कि हम लोग को तो टेरिटरी बांटना पड़ेगा, तो बांटने के चक्कर में मैप रखा टेबल पे और स्केल से खींच दिया कि तुम लीबिया रख लो, मैं इजिप्ट रख लेता हूँ, तुम अल्जीरिया रख लो, मैं माली रख लेता हूँ, तुम मॉरिटानिया रख लो। इस तरह से इन्होंने स्केल से बांट दिया। मगर इससे दिक्कत ये हुई कि वहाँ पे जो ट्राइब रहते थे, अब मान लो कि कोई जनजाति है जो इस इलाका में रहता था, लीबिया में भी और इजिप्ट में भी, उसको बीच से बांट दिया, तो वो ट्राइब आधा इधर आ गया, आधा इधर आ गया। और आज वहाँ पे, आज अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है ना, जो लड़ाई होती है सरकार के विरुद्ध, लड़ाई जो होती है जनजाति, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा वहाँ चल रहा है, ठीक है। क्यों चल रहा है? इसी कारण से। अब जैसे अलग अलग हो गया, अब ये चाहेगा कि नहीं हम लोग को एक करके एक देश बनाओ, तो देश बनाने के लिए लड़ेगा, तो हर जगह लड़ाई हो रहा है, समझ गए। तो अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जो इसका बाउंड्री सीधा नहीं है। ऑप्शन है आपका पहला इजिप्ट, तो इजिप्ट का बाउंड्री तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि सीधा बाउंड्री है। इजिप्ट के बाद अगला ऑप्शन है आपका मॉरिटानिया, मॉरिटानिया का ही बाउंड्री आपको दिख रहा है कि एकदम स्ट्रेट बाउंड्री है। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन है नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। और अगला ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है वो है नामीबिया, ठीक है, नाइजीरिया और नामीबिया। अब आपको बताना है कि दोनों में क्या सही होगा, नाइजीरिया या नामीबिया, किसका स्ट्रेट बाउंड्री नहीं है। तो नाइजीरिया का बाउंड्री लग रहा है कि उतना स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मगर इसका फिर भी काफ़ी स्ट्रेट लीनियर बाउंड्री जो है वो दिया गया है। तो नामीबिया जो है वो आ जाएगा, मतलब नाइजीरिया जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नाइजीरिया की बाउंड्री स्ट्रेट नहीं है, बाकी तीनों इजिप्ट, मॉरिटानिया, नामीबिया का बाउंड्री स्ट्रेट है। समझ गए। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब एंड कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देश और जनजाति, कौन से देश में कौन सी जनजाति रहती है, कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको थोड़ा, मतलब देखिए उतना समय नहीं है कि हम लोग, इस तरह का सवाल है ना एग्जाम में, अगर आता है तो बना सकते हैं, लॉजिक लगाएंगे तो बना सकते हैं, वरना छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में क्या, सिर्फ इंडिया में अलग अलग बहुत जनजाति होता है। सिर्फ सिक्किम में 3 जनजाति है, लेपचा, लिम्बू और भूटिया, ठीक है। उसी तरह से एक राज्य में 3 जनजाति है, तो बाकी में सोचो कितना कितना होगा। बहुत अलग अलग राज्य में, एक राज्य में 3 गो, 4 गो, 5 गो ऐसे है। तो जब आप वो याद करेंगे, तो सिर्फ इंडिया का याद करने में तो मतलब समझिए कि काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिर बाकी उसका कैसे याद होगा, है ना, क्या कहते हैं, वर्ल्ड का कैसे याद करेंगे हम लोग। तो इसी कारण से इस तरह का सवाल जो है वो छोड़ देना है, या तो लॉजिक से अगर आपको बनता है तो आप बना सकते हैं, छोड़ना नहीं है, मतलब बनाना है, कुछ तो टिक लगाना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे माया मैक्सिको, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं अगर इन पढ़ें करंट अफेयर वगैरह। तो एक सिविलाइजेशन बहुत फेमस रहता है, माया सभ्यता, ठीक है, माया सिविलाइजेशन, जो कि मैक्सिको का है। 14,000 साल पहले लोग रहा करते थे, माया सभ्यता, तो ये सही आंसर है। फिर अफरीदी कजाकिस्तान, अफरीदी, शाहिद अफरीदी, और कौन कौन अफरीदी आप लोग नाम सुने, क्रिकेटर है पाकिस्तान का, तो यही गलत आंसर है, क्योंकि अफरीदी पाकिस्तान में रहते हैं, कजाकिस्तान में नहीं रहते हैं। तो अगर कोई क्रिकेट प्रेमी होगा तो वो भी इसका जवाब दे देता, थोड़ा दिमाग लगा के लॉजिक से बना सकते थे, ठीक है, वरना याद करना बहुत मुश्किल है। अलग अलग ट्राइब, अलग अलग कंट्री, एक देश में बहुत ट्राइब होता है, 50 ट्राइब होता है एक देश में। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ तुर्को मंगोलियन कल्चरल रिल्म। इन चारों में से कौन सा देश तुर्को मंगोलियन कल्चरल रिल्म का पार्ट नहीं। तुर्को मंगोलियन मतलब देखो कि जैसे अकबर का नाम सुनेंगे आप लोग, मुगल एम्पायर, तो ये जो मुगल है ये कहाँ से आए थे, मंगोल से आए थे, मंगोलिया, ठीक है। अगर थोड़ा मैप देखेंगे, ये देखिए ये मैप है, और यहाँ पे देश है मंगोलिया, चाइना और रशिया के बीच में मंगोलिया एक बफर स्टेट है, छोटा स्टेट है। यहाँ से चंगेज़ खां जो है ना वो कैप्चर करना शुरू किया था, पूरा रशिया, इधर यूरोप, ऐसे करके पूरा कैप्चर कर लिया था पूरा। और
आखिरकार इंडिया को भी कैप्चर कर ही लिया गया था। तो इस तरह से इतना बड़ा शासन था इन लोग का, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मंगोल कल्चर को फैलाए सभी जगह। मंगोलिया के लोगों ने अपना मंगोल कल्चर जो है वो हर जगह फैलाया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा देश पर मंगोल तुर्को मंगोल कल्चर जो है वो नहीं फैला था। तो अगर मैप का थोड़ा जानकारी होगा तो बना सकेंगे। जैसे आपका एक ऑप्शन तो है कि अफ़गानिस्तान, तो अफ़गानिस्तान देखो वो यहाँ पर ही है, पास में है, यहाँ है अफ़गानिस्तान। तो मंगोलिया से पास में, और जब इंडिया कैप्चर हुआ था अफ़गानिस्तान का काबुल जो राजधानी, आप लोग सुनते होंगे अकबर मतलब कि काबुल से वो लोग आते थे, बार बार काबुल का नाम लेता है, वहाँ पे भी राज करता था वो लोग का जो भाई बहन सब है। तो काबुल तो वो लोग के कब्जे में था, ठीक है। इसके बाद आपका जो ऑप्शन है अफ़गानिस्तान तो कब्जे में था। उसके बाद ईरान, ईरान में जन्म हुआ था आपके अकबर का, ठीक है। सफ़ाविद डायनेस्टी थी वहाँ पर, तो ईरान भी आ गया उसके जद में। बचा कौन? इराक और आर्मीनिया। अगर थोड़ा सा मैप का जानकारी है कि दोनों कहाँ पर है तो आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर वैसे है इराक, ठीक है। इराक जो है वो वहाँ पर उन लोग का जो है हल्का सा बस टच हुआ था, लेकिन फिर वो लोग वहाँ पे कब्जा किया था, फिर वो लोग को वहाँ से भगा दिया गया था। तो इस कारण से इराक जो है वहाँ पे वो इस कल्चरल रिल्म का पार्ट नहीं कहलाता है, बाकी तीनों इसके पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग जोग्राफर्स डेवलप द व्यू ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इन ज्योग्राफी। ऑलरेडी डिस्कस्ड, बहुत ही डिटेल में ये सब डिस्कस किया हुआ है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना 33 नंबर का। और इस ऑप्शन में 4 नाम दिया गया है, ओरियर्डन, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डिला ब्लास और रेडजेल। हम लोग ये तीनों को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ग्रिफिथ टेलर, विडाल डिला ब्लास और फ्रेडरिक रेडजेल को। सिर्फ ओरियर्डन को डिस्कस नहीं किए थे, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओरियर्डन जो है इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में रहा था, ठीक है। देखो टीम ओरियर्डन्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफी इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस, ठीक है। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की तरफ रहा। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी क्या होता है कि जब भी आप कुछ भी करते हैं तो इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। आजकल सरकार एक लेके आई है, 1986 में इन्वायरमेंटल पॉलिसी आया था हम लोग का, इन्वायरमेंटल एक्ट आया था, सॉरी एक्ट आया था। उस एक्ट में बात हुआ था इन्वायरमेंटल EIA के बारे में, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा इसका असेसमेंट करना। जब भी कोई नया चीज़ सरकार बनाती है, कोई पार्क, कोई बिल्डिंग, ठीक है, या कोई स्कीम लेके आती है, तो उसका क्या करती है, ये निकालती है पहले, तब वो स्कीम इम्प्लीमेंट होता है। क्या निकालती है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि ये काम करने से, ये बिल्डिंग बनाने से यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो मिट्टी है, टेम्परेचर है, उस सब पे क्या क्या असर पड़ेगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, हर चीज़ का, ठीक है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी जो है इन्हीं सब के कारण दिया जाता है। जो आप लोग बचपन से इन्वायरमेंट की किताब पढ़ते आए हैं या साइंस की बुक में इन्वायरमेंट पढ़ते आए हैं, तो ये सब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो बनाती है सरकार, इन्वायरमेंट को लेकर के सरकार बहुत सारा पॉलिसी बनाता है। वाटर एक्ट बनाया है, एयर एक्ट बनाया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया है, तो ये सब इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ही पार्ट है। और टीम ओरियर्डन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का मेजर कंट्रीब्यूशन इनका जो है वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पर ही रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बाकी तो 3 हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए थे पिछले 68 वाले वीडियो में, तो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों को हम ऑलरेडी मतलब बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ये जो ज्योग्राफिकल थॉट्स वगैरह होता है वो बता चुके हैं। तो उससे देखिए क्वेश्चन जो इस बार पूछा 69th में, वो 68th के पेपर में जो ऑप्शन दिया था उसी से यहाँ क्लियर हो गया, मैंने बता भी दिया था। अभी जो आप 68 69 पढ़ लेंगे तो 70वां में जो भी आएगा वो आप बना पाएंगे, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉसिबिलिज्म इन ज्योग्राफी, ये भी बताया हुआ है। इन चारों में से किसने, ये भी ऑप्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में, किसने किसको क्रेडिट दिया जाता है पॉसिबिलिज्म, ज्योग्राफी में पॉसिबिलिज्म के लिए। तो हमने इन चारों में से एक नाम क्लियर पढ़ा है, वो है ब्लाश, विडाल डेला ब्लाश, यही है पॉसिबिलिज्म का जो जन्मदाता है। फ्रेंच ज्योग्राफर था विडाल डेला ब्लाश, और पॉसिबिलिज्म का जन्मदाता यही था,
ठीक है। और पॉसिबिलिज्म क्या होता है ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। तो ब्लास इसका आंसर है, मगर ब्लास अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अभी हम लोग इन तीनों को पढ़ेंगे, ब्रूनहेस, सौर और फ्ल्यूरी। ये तीनों क्या किए थे, इन तीनों का क्या योगदान रहा ज्योग्राफी में। तो सबसे पहले जीन ब्रून्स का एक किताब था। देखिए, जीन ब्रून्स भी फ्रेंच के ही जोग्राफर हैं और इनका एक बुक था जिसका नाम था ह्यूमन जोग्राफी या फिर ला जोग्राफी ह्यूमेन। ठीक है, ला जियोग्राफी ह्यूमेन या फिर ह्यूमन जोग्राफी। इसमें उन्होंने क्या बताया है, विच इंट्रोड्यूस्ड अ होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड द इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। इन मानव समाज और फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, माउंटेन, प्लेन एरिया, क्या इंटरप्ले है, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। सीधा सा बात है, मैन और इन्वायरमेंट, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशनशिप को इन्होंने भी डिक्लेयर करने की कोशिश की थी अपनी किताब ह्यूमन ज्योग्राफी में। इन्होंने भी पॉसिबिलिज्म को कहा था कि प्रोमोट किया था, मगर फाउंडर नहीं है पॉसिबिलिज्म के, इन्होंने प्रमोट किया था। कहा था कि यस, इन्वायरमेंट जो है वो हम लोग को पॉसिबिलिज्म देता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि हम लोग जो है उसमें बदलाव कर सकें, लेकिन वो बदलाव हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे बहुत सारा शहर बसा है, जैसे दार्जिलिंग है, गंगटोक है, तो इन्वायरमेंट हम लोग को कहा कि तुमको हम देते हैं कि तुम चलो ऐसे घुमा घुमा के रोड बना लो और तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि हाईवे बना लो और मतलब कि घर, यहाँ पे घर के अलावा बिल्डिंग बना लो ऊंची ऊंची, एकदम होटल टूरिज्म खोल लो, तो फिर तो मैं तो सबको ढहा ही दूंगा, है ना। इन्वायरमेंट का ये कहना है कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ दिया रहने को, मगर तुमने क्या किया कि बहुत ज़्यादा ही उसका यूज़ कर लिया। तो पॉसिबिलिज्म मतलब होता है जब ह्यूमन इन्वायरमेंट में चेंजेस करता है, और ये भी पॉसिबिलिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। बस किताब याद रखना, जीन ब्रून्स का किताब था ला ज्योग्राफी ह्यूमेन, यानी कि ह्यूमन जोग्राफिया। ठीक है, इसके बाद कार्ल सॉर बहुत ये फेमस बात है, ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है 70th में एक क्वेश्चन पूछते। कार्ल सॉर जो है इन्होंने दिया था कल्चरल लैंडस्केप। ये पूछेगा कि कल्चरल लैंडस्केप जो है ये किसका दिया हुआ है, तो कल्चरल लैंडस्केप कार्ल सॉर का दिया हुआ है। कल्चरल लैंडस्केप, लैंड मतलब तो लैंड होता है, जैसे कोई भी ज़मीन हो गया, आप इंडिया का ज़मीन हो गया, बिहार का हो गया या राजस्थान का हो गया। कल्चरल लैंडस्केप मतलब जब कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, वहाँ पे जब लोग रहते हैं तो वो लोग वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मान लो राजस्थान है, डिज़र्ट इलाका है, वहाँ पे तुम रहोगे तो तुमको क्या करना है, मोटे मोटे कपड़े पहनने हैं, कुछ उगा नहीं सकते हो, मगर हमने क्या किया, वहाँ पे एक नहर बना दिया जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और उस नहर से हमने डेजर्ट में जो है खेती करी, है ना। डेजर्ट में अब हम लोग उगाने लगे हैं, तो हमने क्या किया है कि वो जो एरिया है, जो एक लैंडस्केप था, उसमें हमने अपने कल्चर से चेंज लाया। ठीक है, वहाँ पे डेजर्ट को हमने उगने लायक बना दिया। ठीक है, तो कल्चरल लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि लोग उस ज़मीन का कैसे प्रयोग करते हैं, और ये लोग, मान लो कि लोग जब चले भी जाएंगे ना दुनिया से, मान लो कि लोगों का पतन हो गया, लोग ख़त्म हो गए, पूरी ह्यूमन स्पेसीज जो है वो समाप्त हो गई, ठीक है, तब भी वो डेजर्ट में वो नहर जो है जो हमने बनाया था वो बह रहा होगा। और कई करोड़ों साल बाद जब दोबारा इंसान का जन्म होगा, तब इंसान देखेगा कि अरे यहाँ तो डेजर्ट है लेकिन यहाँ तो खेती होती है, तो क्योंकि हजारों साल पहले कुछ लोग रहते थे जिन्होंने ऐसा काम किया था। समझ में आया। तो ये होता है कल्चरल लैंडस्केप, मतलब लोग जहाँ रहते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ देते हैं। वो लैंडस्केप उनकी कहानियाँ कहता है कि यहाँ कौन रहते थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता, अभी भी हड़प्पा सभ्यता खुदाई करते हैं तो हमें उनकी कहानियाँ पता चलती हैं कि यहाँ किस तरह के लोग रहते थे। तो कार्ल सॉर वाज अ जोग्राफर हु चेंज्ड द ज्योग्राफी, द वे ज्योग्राफी इज स्टडीड। ही लुक्ड एट द इफेक्ट ऑफ पीपल ऑन द लैंडस्केप एंड द लैंडस्केप ऑन पीपल। ठीक है, उन्होंने लोगों का इफेक्ट लैंडस्केप पे और लैंडस्केप का इफेक्ट लोगों पे ये देखा कि दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। मैन का इफेक्ट इन्वायरमेंट पे और इन्वायरमेंट का इफेक्ट मैन पे। In other words, the cultural landscape is the way the land look after people have lived on it. The landscape still influence what humans do to it because the source they use come from the local environment and influence the building, road and the structure that humans create. मतलब सीधा सा बात है ना। आज अमेरिका है, अमेरिका एक बहुत ही विकसित देश है, मगर वहाँ पे क्या है, जंगल को काट काट के हमने घर और सब बनाया है, जंगलों की कमी है। ठीक है, विकसित देश में।
तो जब वहाँ के लोग मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, तब भी वो जो ज़मीन है वो उनकी कहानी कहता रहेगा कि यहाँ पे ऐसे लोग रहा करते थे, इन्होंने ऐसा ऐसा हरकत किया है। समझ में आया? तो ये होता है कल्चरल लैंडस्केप, और इसके बारे में किन्होंने बताया था? कार्ल सॉर ने, कार्ल सॉर। इसके बाद नेक्स्ट जोग्राफर है आपका हर्बर्ट जॉन फ्लूअर। हर्बर्ट जॉन फ्लूअर वॉज ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड जोग्राफर। कुछ खास नहीं किया है, इसीलिए पूछेगा नहीं, सिर्फ ऑप्शन में था इनका जिक्र तो बता दिए। ये ऐसे जोग्राफर थे, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट एंड जोग्राफर, जो कि स्पेशली जोग्राफी पढ़ाते थे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, जैसे रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वगैरह में। ये कैम्ब्रियन आर्कियोलॉजिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। यहाँ पे भी बस जोग्राफी का मतलब पढ़ाते थे जोग्राफी, ठीक है, प्रोफेसर टाइप, तो इसीलिए ये उतने वो नहीं हुए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जोग्राफर इज द ओरिजिनेटर ऑफ डुअलिज्म इन जोग्राफी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी। इन चारों में से कौन ओरिजिनेटर है जोग्राफी का, सॉरी ओरिजिनेटर है डुअलिज्म का? तो डुअलिज्म हम लोग पिछले बार भी पढ़े थे कि डुअलिज्म मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट को दो ब्रांचेज में बांट के पढ़ना। जैसे ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी अलग पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग पढ़ते हैं। वैसे ज्योग्राफी में टोटल 5 डुअलिज्म है जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने ज्योग्राफी को बताया कि ज्योग्राफी को 2 ब्रांच में ऐसे बांटो और पढ़ो, फिजिकल ज्योग्राफी अलग पढ़ो, ह्यूमन ज्योग्राफी अलग पढ़ो। तो देखो इसका आंसर चारों में से कोई नहीं है। बीपीएससी ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में किया है जहाँ पे ऑप्शन सही नहीं है। इसका आंसर है वर्नियस, ठीक है, वर्नियस। इन्होंने ये काम किया था, लेकिन अभी क्योंकि ऑप्शंस है तो हमने ऑप्शंस के बारे में जरूर पढ़ेंगे। फ्रीडरिक रेडजेल तो बार बार पढ़े हैं, नहीं पढ़ेंगे। पेस्चल पढ़ेंगे, गर्लैंड पढ़ेंगे, हेटनर भी पढ़ेंगे, और वर्नियस के बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पेस्चल। पेस्चल इज मोस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज बुक। इनका किताब याद रखना। हो सकता है अगला बार अभी पेस्चल को ऑप्शन में पूछा है, हो सकता है अगला बार क्वेश्चन बना के पूछते कि इस किताब को किसने लिखा है। किताब है द रेसेस ऑफ मैन एंड देयर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इंसान का कितना रेस है। ये भी हम लोग पढ़े थे ना कि देखो इंसान का बहुत तरह का रेस है। रेस का मतलब जैसे कलर के हिसाब से, चेहरा का जेनेटिक के हिसाब से, जैसे इंडियन लोग चाइनीज़ लोगों से अलग हैं, अलग दिखते हैं। जैसे चाइना का कोई भी आदमी है उसका चेहरा अलग है, जापान के लोग अलग दिखते हैं, अफ्रीका के लोग अलग दिखते हैं, ठीक है, उधर यूरोप के लोग अलग दिखते हैं। तो कई टाइप के इंसान जो हैं वो धरती पर पाए जाते हैं। द रेसेस ऑफ मैन। तो इन्होंने मैन को 7 रेसेस में बांटा था कि 7 तरह के लोग दिखते हैं। एक पहला है ऑस्ट्रेलॉइड, जो ऑस्ट्रेलिया आसपास ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, मलेनेशिया, पपुअन्स और मलेशियंस, मंगोलॉइड के मंगोलॉइड जो मंगोल साइड में रहेंगे, अभी मंगोल दिखाए थे। द्रविडियंस यूरोपियंस होते हैं और जो इंडिया में भी रहते हैं। बुशमैन जो हो गए ये अफ्रीका के लोग हैं। निग्रोइड ये भी अफ्रीका के लोग हैं। मेडिटेरेनियन के लोग हैं, मेडिटेरेनियन जहाँ पे क्षेत्र है ना वहाँ के लोग, ठीक है। तो ये हो गया कि इन्होंने 7 रेसेस में इस तरह से बांटा था। मतलब इनका बस किताब का नाम याद रखना और इनका काम याद रखना कि इंसान को 7 रेसेस में बांटा था पेस्चल ने। किताब का नाम था द रेसेस ऑफ मैन एंड देयर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है गर्लैंड। गर्लैंड क्या किया था? गर्लैंड बिलीव दैट द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इन ज्योग्राफी वाज सिंपली ड्यू टू आवर इनएबिलिटी टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। गर्लैंड का कुछ खास काम नहीं है। इन्होंने बस कहा कि देखो हम लोग अर्थ का सरफेस के बारे में ही पढ़ते रहते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते रहते हैं। मैंने क्लाइमेट पढ़ते रहते हैं, वाटर करेंट पढ़ते हैं, एयर मास पढ़ते हैं, बस यही सब पढ़ते हैं। सॉइल पढ़ते हैं, रिवर्स पढ़ते हैं, माउंटेन्स पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ का इंटीरियर जो है उसके बारे में डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं। अर्थ के अंदर क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना क्रस्ट, मेंटल कोर, तो अंदर क्या है वो तो डायरेक्टली हम लोग को कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम लोग खाली ऊपर पढ़ते रहते हैं। बस इन्होंने समझो कि एक तरह से क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। ये है अल्फ्रेड हेटनर। हेटनर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है अगला बार कि कोरोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो कोरोलॉजी कॉन्सेप्ट, जिसको एरियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, ये हेटनर का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल थॉट में। एरियल डिफरेंशिएशन ये रीजनल ज्योग्राफी है,
हम लोग पढ़े थे ना पिछले बार कि ज्योग्राफी का एक और डुअलिज्म है, रीजनल या सिस्टमेटिक। ज्योग्राफी को पढ़ने का एक और तरीका है, या तो रीजनल ज्योग्राफी पढ़ें या तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पढ़ें। रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है, जैसे मान लो कि जैसे आप मान लीजिए कि आपको पढ़ना है इंडिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, चाइना के बारे में, टेम्परेचर पढ़ना है, रेनफॉल पढ़ना है, सॉइल पढ़ना है। तो अगर इंडिया को उठा के आप टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल तीनों चीज़ पढ़ेंगे तो आपने एक रीजन को उठाया, एक क्षेत्र को, और उसके बारे में सब पढ़ा। फिर ऑस्ट्रेलिया को उठा के उसके बारे में टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल पढ़ेंगे, यानी आप एक एक क्षेत्र वाइज जो है पढ़ रहे हैं, रीजन वाइज। तो आप क्या कर रहे हैं, रीजनल ज्योग्राफी को फॉलो कर रहे हैं। एरियल डिफ्रेंशिएशन, यानी आपने अर्थ को एक होल न मान के, पूर्ण रूप से न मान के, आपने इसको कई क्षेत्रों में बांट दिया। आपने कहा कि यहाँ इंडिया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ चाइना है, और मैं अलग अलग करके सबको पढ़ूंगा। तो ये होता है रीजनल ज्योग्राफी, यही होता है एरियल डिफ्रेंशिएशन, यानी अर्थ को एरिया वाइज बांट दिया गया है। रीजन वाइज, एरिया वाइज एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, टेम्परेचर उठाएंगे और उसको देखेंगे कि टेम्परेचर, इंडिया की टेम्परेचर क्या है भाई, समर में इतना डिग्री सेल्सियस, चाइना का टेम्परेचर समर में इतना डिग्री सेल्सियस, ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर समर में इतना डिग्री सेल्सियस, अमेरिका का इतना डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या किए कि एक कोई वेरिएबल उठाएं, उसको पूरे अर्थ पे एक साथ पढ़ें। तो इसको बोलते हैं अर्थ एज ए होल। आप पढ़ना, आप क्या कि अर्थ को एज ए होल पढ़े हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, अगर ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे तो ये सिस्टम जो होता है इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टम से पढ़ रहे हैं आप, सिस्टमेटिक अप्रोच। रीजन से पढ़ेंगे तो रीजनल अप्रोच। तो रीजनल अप्रोच यानी एरियल डिफ्रेंशिएशन, यानी कोरोलॉजी, यानी अल्फ्रेड हेटनर। ठीक है, ये सब एक ही चीज़ें हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्नियस, जो कि जो सवाल पूछा गया था उसका सही उत्तर जो है वो है वर्नियस, बर्नहार्ड वर्नियस। इन्होंने ही फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को बांटा था और कहा था कि पहले फिजिकल पढ़ो और ह्यूमन अलग अलग करके पढ़ो। ठीक है, ये भी जर्मन ज्योग्राफर थे। सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी थ्रू आउट हीज वर्क, पर्टिकुलरली द बुक ज्योग्राफिया जनरलिस। पूछ सकता है, किताब का नाम तो स्पेशल याद कर लो, ज्योग्राफिया जनरलिस बुक था इनका, बर्नार्ड वेर्नियस का। ठीक है, he laid the groundwork for systematical geographical study by classifying geography into general and special branches। एक और डुअलिज्म था इनका, जनरल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसका वही काम याद रखो और किताब याद रखो। समझ गए ना? अभी हम लोग वापस अपने अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 31 नंबर तक हम लोग कर लिए हैं, अभी हम लोग आगे चलते हैं। आगे है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, टू और मोर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर इज कॉल्ड इन इकोलॉजी। अगर दो जानवर, दो पौधे या फिर एक पौधा एक जानवर, कुछ भी, दो ऑर्गेनिज्म, दो लिविंग बींग्स अगर एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड अपॉन वन अनदर, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सिम्बायोसिस बोलते हैं, सहजीवन। हिंदी में इसको होगा सहजीवी, है ना। लेकिन बहुत तरह का, देखो, जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना तो बहुत तरह का चीज़ हो सकता है। क्या क्या होता है हम लोग सब डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि इस बार कुछ और पूछते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। प्लांट और एनिमल के बीच में एक रिलेशनशिप, अगर वो बढ़िया रिलेशनशिप है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है, तो सिम्बायोसिस। अभी देखो, सबसे इसमें क्या क्या आता है, यहाँ से नीचे शुरू करते हैं। देखिए, एक रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो एक जीव है उसको नुकसान हो रहा है, एक जीव को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और एक जीव जो है उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरासाइटिज्म, पैरासाइट्स। जैसे मान लो इंसान के माथा में जूं होता है, जूं होता है तो जूं को फायदा होता है, लेकिन जो इंसान है उसको क्या होता है, इंसान जो है उसको कहते हैं होस्ट, होस्ट कहते हैं, और होस्ट को हो रहा है नुकसान। और जो पैरासाइट है, जो जू है, वो क्या है, पैरासाइट है, और उसको हो रहा है फायदा। समझ गए ना?
पैरासाइटिज्म में क्या होता है, पैरासाइटिज्म में पैरासाइट को फ़ायदा होता है और जो होस्ट है जिसके बॉडी पर वो रहता है उसको होता है नुकसान। जैसे आप लोग गाय के शरीर में बहुत सारा छोटा छोटा चिमोकन देखे होंगे, तो वो भी सेम ही चीज़ है, गाय को नुकसान और वो उसका खून चूस रहा है। तो ये हो गया पैरासाइटिज्म। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन मतलब होता है, ये भी सिंपल है कि जैसे शेर जो है वो खा गया खरगोश को, तो एक को हो गया फ़ायदा, एक को हो गया नुकसान। खरगोश हो गया मर गया और शेर जो है वो क्या हो गया, पॉजिटिव है, भूख मिट गया। तो ये इसको बोलते हैं क्या, प्रीडेशन। ये दोनों सेम ही चीज़ है, इसमें दोनों में एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। लेकिन प्रीडेशन में एक मर ही जाता है। पैरासाइटिज्म में ऐसा नहीं होता है, जूं के कारण इंसान मरेगा नहीं, ठीक है, मगर प्रीडेशन में जो है वो मर ही जाता है। खास करके प्रीडेशन मतलब हुआ शिकार। नेक्स्ट जो टाइप है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हमेशा एक को फ़ायदा, दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल कंसेंट है ना, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फ़ायदा। जैसे फूल और मधुमक्खी है ना, फूल और मधुमक्खी, मधुमक्खी फूल पे बैठती है, मधुमक्खी को क्या मिलता है, हनी। और फूल को क्या मिलता है, फूल जो है उसका जो पॉलन ग्रेन्स होता है उसको मधुमक्खी फिर दूसरे फूल पे बैठती है, उधर फैलाती है, पॉलिनेशन होता है, एक फूल से ढेर सारा फूल बन जाता है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया को करती है मधुमक्खी। तो दोनों को फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म से, समझ गए। इसके बाद जो अगला टाइप होता है रिलेशनशिप का वो होता है कंपटीशन। कंपटीशन में स्ट्रगल होता है, ठीक है, स्ट्रगल। जैसे ये दोनों स्ट्रगल कर रहा है मांस के टुकड़े के लिए, थोड़ा थोड़ा फ़ायदा दोनों को हो सकता है, या फिर एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। जैसे पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड का और इंडिया का भी, तो रिसोर्सेज के लिए लोग लड़ेंगे, कंपटीशन होगा, ठीक है। कंपटीशन जब होता है तो ओवरऑल समझो कि नुकसान ही होता है, फ़ायदा नुकसान क्या, ओवरऑल नुकसान हो जाता है कंपटीशन में। नेक्स्ट इसके बाद है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होगा कि एक आदमी जो है उसको हो जाएगा फ़ायदा और दूसरे आदमी जो है उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट माने जीरो, ठीक है। एक को होएगा फ़ायदा बेनिफिट और दूसरा आदमी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको होगा जीरो। ये कैसे होता है, जैसे मान के लीजिए, देखिए ब्लू व्हेल मछली के बारे में आप सुने होंगे, बहुत बड़ी मछली होती है ब्लू व्हेल मछली। तो ब्लू व्हेल मछली जब चलती है ना तो उसके साथ साथ छोटा छोटा मछली, ऐसे ऐसे छोटा छोटा मछली उसके बॉडी में चिपक के चलता है, ठीक है, बॉडी से एकदम सट सट के। तो इससे क्या होता है कि ब्लू व्हेल मछली के आसपास शार्क नहीं भटकता है, क्योंकि शार्क ब्लू व्हेल बहुत बड़ा होता है, शार्क से मतलब 2500 गुना बड़ा होता है, तो शार्क उसके पास नहीं जाता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मछली तो बच गया खाने से। और ब्लू व्हेल मछली जब कोई चीज़ खाता है तो जो छोड़ते जाता है खा खा के, तो वो सब ये छोटा छोटा मछली उसको खा लेती हैं। लेकिन ब्लू व्हेल को इससे क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ब्लू व्हेल को क्या मतलब है कि मेरे शरीर में चिपक के चलो या ना चलो, आसपास रहो या ना रहो। तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, माने ऐसा रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ एक को फ़ायदा होता है, दूसरे वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इसी का उल्टा होता है एमेंसलिज्म, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे वाले को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, जैसे मान लो हाथी जब चलता है तो वो घास को कुचल देता है, ठीक है, घास को कुचलते हुए चल गया या चींटी को कुचल दिया, तो हाथी को तो इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हाथी को ना कोई बेनिफिट हुआ घास को कुचलने से या चींटी को कुचलने से, और ना ही कोई फायदा हुआ। लेकिन जो घास था या जो चींटी थी उसको तो निगेटिव हुआ ना, वो तो मर गया या घास कुचला गया। तो इसको बोलते हैं एमेंसलिज्म, माने एक को नेगेटिव हो जाता है और एक को कोई फायदा, कोई कुछ असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये रिलेशन आप लोग पूरा याद कर लेना। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नोन एज द आइलैंड ऑफ फायर। आग का आइलैंड किसको कहते हैं। देखिए वैसे तो आइसलैंड, सिसिली, हवाई, ये तीनों में ही ज्वालामुखी बहुत फटता है। कैनरी आइलैंड ज्वालामुखी वाला आइलैंड नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो कि ये सब कहाँ है, कौन सा आइलैंड कहाँ है वर्ल्ड मैप में, अगर आप थोड़ा भी जानते हो तो आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पे है आइसलैंड।
आइसलैंड अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में आपको बताए थे कि एक मिड ओशनिक रिज है एस के आकार का, मतलब बीचों बीच में ज्वालामुखी का पूरा वो है, और आइसलैंड जो है ना वो ज्वालामुखी के एकदम ऊपर में ही है। तो इसका आंसर तो यही है, क्योंकि इसको आइलैंड ऑफ फायर बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज्वालामुखी फटता है। मगर हवाई में भी बहुत फटता है, सिसिली में भी बहुत फटता है। सिसिली जो है वो इटली का पार्ट है, ठीक है। सिसिली जो है वो कहाँ है, इटली में है। और हवाई जो है वो यूएसए के आसपास है। यहाँ पे देखो, यहाँ है हवाई, हवाई आइलैंड यूएस का आइलैंड है, ठीक है। और कैनरी आइलैंड यहाँ पे है, यहाँ है कैनरी, और ये अफ्रीका के पास है। तो कैनरी में कुछ ऐसा नहीं होता है, मगर आइसलैंड, सिसिली जो इटली में, वहाँ भी बहुत वॉल्केनिक आइलैंड है, और हवाई में भी बहुत है। मगर आइलैंड ऑफ फायर जो है वो इसको बोलते हैं आइसलैंड को, क्योंकि एकदम उसके ऊपर ही है, मिड ओशनिक रीज के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज, अरे ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट ओशनिक ट्रेंच इन टर्म्स ऑफ लेंथ इज, सबसे लंबा ओशनिक ट्रेंच। ओशनिक ट्रेंच क्या होता है, ओशन के अंदर घाटियाँ, ठीक है, जो बहुत ही गहराई में होती हैं। तो सबसे डीपेस्ट ट्रेंच नहीं पूछ रहा है, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेंच पूछ रहा है। लेकिन लॉन्गेस्ट पूछे या डीपेस्ट पूछे, दोनों का आंसर क्या है, मारियाना ट्रेंच। आप सुने होंगे इसका नाम, मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो है ना, ये कहाँ पे है, ये पैसिफिक ओशन के पास है। मैं अगर इसका मैप हो तो मैं दिखाऊं, ये रहा ट्रेंच, ये रहा ट्रेंचेस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है मारियाना ट्रेंच। और मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा ट्रेंच भी है। इसका जो गहराई है ना वो कितना है जानते हो, 10,900 कुछ मीटर है इसका गहराई, ठीक है। 10,900 कुछ, मतलब कि हिमालय का ऊंचाई कितना, 8,848 है। हिमालय को अगर उठा करके इसके अंदर डाल देंगे ना, तो इसके अंदर हिमालय घुस जाएगा। इतना हिमालय से भी ज़्यादा गहरा है, आज तक कोई नहीं गया इसकी गहराई तक। इसका जो सबसे नीचे पॉइंट है ना, जो सबसे गहरा पॉइंट है, इसको बोलते हैं चैलेंजर्स डीप। चैलेंजर्स डीप माने चैलेंज है कि इस डीप में कोई जा सके तो, पर ऐसा ये चैलेंज फुलफिल मत करना, ठीक है। तो मारियाना ट्रेंच सबसे गहरा है, लेकिन सबसे लंबा भी है। सबसे लंबा कितना, 2550 किलोमीटर तक फैला हुआ है यहाँ पे। सबसे लंबा ट्रेंच भी मारियाना ट्रेंच ही, और सबसे गहरा भी है। और मारियाना है कहाँ, पैसिफिक ओशन में। ये पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे ट्रेंच वाला ये मैप है। एक ट्रेंच और पूछ सकता है, वो ट्रेंच है आपको जावा ट्रेंच। जावा हम लोग पढ़े थे ना कल, सुमात्रा जावा, जो इंडोनेशिया के आइलैंड से सुमात्रा जावा, तो वहीं पर ये ट्रेंच है, जावा ट्रेंच, इस तरह से। इसका एक और नाम भी था सुंडा ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच। और ये इंडियन ओशन का सबसे बड़ा ट्रेंच यही है, सुंडा ट्रेंच कहें या जावा ट्रेंच कहें, ठीक है। उसके अलावा भी ये सब कुछ ट्रेंच है। पेरू चिली ट्रेंच, यहाँ पे चिली था ना, चिली और पेरू, उसी के पास है पेलू चिली ट्रेंच, ठीक है। तो ये सब ट्रेंच है, मगर आंसर जो उस क्वेश्चन का था वो तो वही था, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमरीन मिड ओशनिक सेंट्रल रिज इज द वाइडेस्ट इन द इंडियन ओशन। कौन सा सबमरीन मिड ओशनिक सेंट्रल रिज जो है वो इंडियन ओशन में सबसे चौड़ा है। इंडियन ओशन के रिजेस की बात कर रहा है। और इंडियन ओशन में कौन सा रिज जो है वो सबसे चौड़ा है, तो इसका आंसर जो है ये है करग्यूलन ग्रॉसबर्ग रिज। ये कहाँ पे आता है, जैसे मान लो इंडियन ओशन है, एक मिनट रुको, इंडियन ओशन यहाँ देख लो, यहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ओशन बहुत सारे रिज हैं। एक तो है 90 डिग्री ईस्ट रिज, फिर है चागोज लक्कादीव रिज, फिर है एम्स्टर्डम संत पॉल एम्स्टर्डम रिज, और यहाँ पे एक रिज है जिसका नाम है आपको करग्यूलन ग्रॉसबर्ग रिज। और यही सबसे बड़ा, सबसे वाइड रिज है, करग्यूलन ग्रॉसबर्ग रिज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
पेलाजिक डिपॉजिट इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज इन डीप सी ओशन, ये वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग ओशनिक डिपॉजिट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 26 का आंसर भी आप लोग कमेंट में करना, ओशनिक डिपॉजिट्स हैं। और 25 नंबर है कि इन चारों में से सबसे कम सैलिनिटी किसका है। तो हम लोग सबसे हाई सैलिनिटी का तो बात किए थे सैलिनिटी चैप्टर पे कि लेक वान टर्की का सबसे हाई सैलिनिटी है, डेड सी का भी सैलिनिटी बहुत हाई है। तो आंसर में आपका रेड सी होगा या तो फिर ग्रेट साल्ट लेक होगा। ठीक है, तो क्योंकि ये लेक है ग्रेट साल्ट लेक, इसकी सैलिनिटी सबसे कम है, ये यूएस में है, यूएसए में है। और डेड सी या फिर लेक वान या रेड सी ये सब एक ही जोन में पड़ता है, अरब के आसपास। तो वहाँ पे सैलिनिटी बहुत हाई है अरब के आसपास, ठीक है, अरब कंट्रीज के आसपास। और ग्रेट साल्ट लेक में भी साल्ट है मगर ये यूएस में है, इसकी सैलिनिटी बाकी तीनों से बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद आगे हम लोग अब अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू वेरी मच।